हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस रेगुलर आंसर राइटिंग सीरीज में, जहां पे हम एचपीएस एग्जाम के मेंस को टारगेट करते हुए, मेंस के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम आपके साथ डेली 4 आंसर्स, 2 क्वेश्चंस 4 नंबर के, एक क्वेश्चन 8 नंबर का और एक क्वेश्चन 20 नंबर का आपके साथ डिस्कस करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम एचपीएस मेंस के जीएस 1, 2, 3 के पूरे सिलेबस को भी कवर कर लें और जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक्स के आंसर्स को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है वो भी हम लोग देख लें। और आप सभी लोगों को डेली टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये 4 क्वेश्चंस डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और फिर आप उन चारों क्वेश्चंस को खुद अपने तरीके से उनकी आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करते हो और शाम को इस सेशन में जैसे अभी हम उन्हीं आंसर्स का इंडिकेटिव आंसर और अप्रोच क्या हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हम डे नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं और जनरल स्टडीज 1 का सिलेबस हम लोगों ने यहां पर टारगेट किया है। And today we are going to talk about the unit 3 of the GS1 paper, which is basically related to the society of our country and Himachal Pradesh, the ethics in public service। तो ये जो पूरा यूनिट है इसको हम आज कवर करेंगे। इसमें सब यूनिट 1 जो है वो आज हमने पिक किया है, जिसमें हम सोसाइटी और कल्चर इन हिमाचल की बात, इन इंडिया की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर का आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था, दैट थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर का चीफ एलिमेंट क्या है और फीचर्स क्या हैं, इसको आपसे मैंने पूछा 4 मार्क्स के अंदर। जो इंडिकेटिव आंसर मैं यहां पर आपको दे रहा हूं ये आंसर थोड़ा लेंदी है, ठीक है, ये आपका 60 वर्ड्स के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो आंसर है इंडिकेटिव आंसर है, दिस आल्सो इज मेंट टू एक्ट एज नोट्स। तो आपके नोट्स हैं, डिटेल्ड होने चाहिए, तो इसलिए इस पूरे आंसर को मैंने वर्ड लिमिट से थोड़ा ऊपर लिखा है। लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में इस आंसर को लिखोगे तो इसको और कंप्रेस करके लिखोगे, इतने सारे डिटेल में हर पॉइंट को एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके आंसर्स को लिखते वक्त हम बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स यूज नहीं कर सकते। जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, यहां पर हमारे पास स्कोप होता है कि डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स बनाना इज इजी। लेकिन हिस्ट्री की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कल्चर की बात करें, तो इन क्वेश्चंस के अंदर एस्पिरेंट्स का मानना होता है कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाना इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी गुड स्कोप। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अगर आप विजुअल फॉर्मेट को इंक्लूड करना चाहते हो तो अपने आंसर के अंदर आप डायग्राम्स इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे यहां पर क्या पूछा है, एलिमेंट्स क्या हैं और सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कल्चर के। अब एक एक करके आप एलिमेंट्स और फीचर्स वहां पर लिखोगे। अब आपके पास चॉइस है कि यू कैन यूज अ डायग्राम, यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर। वो सारे कल्चर के जो फीचर्स है वो मैंने यहां पर मेंशन करके लिख दिए। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 60 वर्ड्स के लिए पूछा जा रहा है तो सिर्फ ये फ्लोचार्ट बनाना भी काफी होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन में जो फीचर्स वाली बात है इसको आंसर करने के लिए दिस फ्लोचार्ट विल बी एनफ, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां तो मैंने इन सभी चीजों को डिटेल में, जो 6 मैंने आपके फीचर्स लिखे हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि यूनिटी डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज, जो यात्रा हम करते हैं धार्मिक रीजन्स की वजह से, दैट इज देयर, अकोमोडेशन का ट्रेडिशन है, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा डिफरिंग व्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं और उसको टॉलरेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। फेयर्स, फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, विलेज रिपब्लिक और फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर, राइट। तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर 8 नंबर के अंदर आ गया ये क्वेश्चन तो डिटेल में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। अगर सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो बस आपको मेंशन करके ये जो सारे पॉइंट्स है वो मैंने यहां पर छोड़ दिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू राइट योर आंसर्स एंड मेक योर आंसर्स एज ओरिजिनल एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नोट्स आप ऑब्वियसली पढ़ लेंगे, अंदर जो चीजें हर पॉइंट्स को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर हर पॉइंट के साथ मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप 8 नंबर या 20 नंबर के आंसर्स को लिख रहे हो तो एग्जाम्पल्स देने के साथ तुरंत आपका जो पॉइंट है वो एग्जामिनर तक पहुंच जाता है। तो एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करने हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट आप उसका आंसर लिख रहे हो, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के जरूर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनशिप एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो आप किनशिप के इंस्टीट्यूशन से। सो किनशिप की जो मीनिंग है वो यहां पर आपको बतानी है। सबसे सिंपल तरीका हो सकता है कि हम एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं किनशिप की वो यहां पर लिख दें। तो थियोडरसन ने डिफाइन किया है। अब यहां पर देखो, डेफिनेशन एक अपने मन से लिख दी, एक तरीका होता है कि डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड जो आपकी थ्योरी में पढ़ाई जाती है वो डेफिनेशन लिखो। तो एग्जामिनर विल ऑलवेज अप्रिशिएट अगर जो आप डेफिनेशन लिख रहे हो किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की, जैसे किनशिप जैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है,
ऐसा नहीं कि किनशिप से मैं ये समझता हूं, किनशिप से ही फलाना ये समझते हैं। किनशिप को जो थ्योरेटिकली स्कॉलर्स जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर आप वैसे लिखोगे तो आप वहां स्कॉलर का नाम लिखोगे। थियोडरसन ने कहा है सोशल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन फैमिली रिलेटेडनेस, वो होती है किनशिप। तो इसीलिए किनशिप को थियोडरसन के हिसाब से मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा कि सोशल इंस्टीट्यूशन where a structured system of status and roles of a relationship is present, और ये यूजुअली जो है वो फैमिली बॉन्ड्स के साथ कॉम्प्लेक्सली इंटरलिंक होता है। ठीक है, इसको भी इफ यू वांट यू कैन डिफाइन और यू कैन एक्सप्लेन इन अ ग्राफिक फॉर्म, जैसे कि डिफाइंड रोल्स होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, हर रोल के साथ एक स्टेटस उसका एसोसिएट होता है, कोई रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कोई रोल इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, और इससे जो है फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप टाइप्स बनते हैं। जो भी आपके रोल्स है, मदर का रोल है, फादर का रोल है, आपकी किनशिप के आपकी फैमिली के अंदर जो आपके नेबर्स होते हैं उनका कुछ रोल है, तो ये सारी चीजों को हम किनशिप के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैरिज लिंक्स द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड दिस मेंबरशिप इन टू फैमिलीज गिव राइज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप। दो डिफरेंट फैमिलीज आर गेटिंग मैरिड, अगर दो लोगों की मैरिज हो रही तो बोथ द फैमिलीज, उन दोनों लोगों की जो फैमिलीज है, दे आर गेटिंग इंटरलिंक्ड विद किनशिप। ठीक है, इसी तरीके से कंसेंजुनियल रिलेशंस थ्रू मैरिज दे आर नोन एज एफिनल रिलेशंस। तो ये पूरी जो थ्योरी है किनशिप के मॉडल की, जो हम नोट्स के अंदर हमने आपको प्रोवाइड भी की हुई है, वो थ्योरी आपको यहां पर जैसे की तैसे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। डिफरेंट टाइप्स की जो मैरिजेस हैं इंडिया के अंदर जो प्रेवलेंट हैं, उनको बताना है कि अलग अलग टाइप्स की मैरिजेस क्या होती हैं। And second part is what are the changes taking place in the institution of marriage in India? So this question has two micro questions. First one is कि मैरिज के अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं, एंड सेकंड वन इज कि ये जो इंडिया के अंदर मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ। तो सबसे पहले मैंने मैरिज को डिफाइन कर दिया, सेफ इंट्रोडक्शन है, मैरिज को डिफाइन कर दो यहाँ पे। व्हाट इज मैरिज? सो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मेन एंड वुमेन इनटू अ फैमिली लाइफ, और उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन को नाम देते हैं मैरिज का। इससे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग लेजिटिमेट हो जाता है, उनके जो आगे आने वाली जनरेशन है वो लेजिटिमेट हो जाएंगी, राइट्स और ऑब्लिगेशंस हस्बैंड और वाइफ के और चिल्ड्रन के वहां पर एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि क्या ड्यूटी है तीनों की और क्या उनका फर्ज है और क्या उनको उसके बदले में राइट्स मिलेगी। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज एक एक करके मैंने यहां पर लिख दी। मैरिज को एक हायरार्की में भी यहां पर मैंने दिखा दिया कि मैरिज जो है वो पॉलीगमी हो सकती है, मोनोगमी हो सकती है। पॉलीगमी में पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री हो सकती है। पॉलीएंड्री के अंदर भी फ्रैटर्नल और नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, ये दो अलग टाइप्स की पॉलीएंड्री है। तो मोनोगमी ऑब्वियसली एक मैन और वुमेन की रिलेशनशिप, वो आपकी मोनोगमी बनेगी। ठीक है, इसमें ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है, ये भी आप बताओगे कि भारत के अंदर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज जो है जिसको रिलीजियस सैंक्शन और सोशल सैंक्शन मिला हुआ है वो है मोनोगमी। फिर आती है पॉलीगमी। पॉलीगमी में मैन और वुमेन जो है वो मोर देन वन, मेल और फीमेल, वो एक फैमिली के और मैरिज के इंस्टीट्यूशन में एंटर कर सकते हैं। सो यू कैन लिव विद मल्टीपल पार्टनर्स एट अ सेम टाइम। ठीक है, यहां पर मैन जो है वो अलग एक से ज्यादा महिलाओं के साथ, या एक महिला जो है एक से ज्यादा मेल्स के साथ दे कैन गेट मैरिड, राइट। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री में क्या होता है, वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, अ सिंगल वुमेन एंड मोर देन वन मैन, ये एक अगर मैरिज में आते हैं तो वो बन जाती है पॉलीएंड्री। पॉलीजिनी में क्या होगा, पॉलीजिनी के अंदर वन मैन विथ डिफरेंट वुमेन, मल्टीपल वुमेन एंड वन मैन, दैट इज योर पॉलीजिनी। ठीक है, इसके बाद पॉलीएंड्री के भी दो टाइप्स होते हैं, फ्रैटर्नल नॉन फ्रैटर्नल, वो लिख दिया आपने। जैसे फ्रैटर्नल में होता है कि वुमेन जो है वो उन मल्टीपल मेल से शादी करते हैं जो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, वो आर ब्रदर्स, तो मल्टीपल ब्रदर्स दे हैव सेम वाइफ। और नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होगा कि द मल्टीपल हस्बैंड्स ऑफ वन फीमेल दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, मैरिज, अब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, वो चीज हमने लिख दी। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज का पर्पस क्या है, मैरिज क्यों की जा रही है। तो हम मैरिज को ट्रेडिशनली ये जानते हैं कि सोशल ड्यूटी है, धर्म होता है। मैरिज भी जो है वो एक हमारा जो डिफरेंट आश्रम्स होते हैं उसका एक गृहस्थ आश्रम आता है इंडियन फिलॉसफी के अंदर, दैट मैरिज इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मेल एंड फीमेल, राइट। और ये सोसाइटी के प्रति भी उनकी ड्यूटी है कि उनको आपस में शादी करनी है, ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं। लेकिन अब के टाइम पे हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रह गया है मैरिज का कि हमारी ड्यूटी है इसलिए हमें शादी करनी है। सेक्रेड एथोस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, अब इसलिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट भी आ गए, जहां पर वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी। द मेल्स एंड फीमेल्स आर डूइंग इट बिकॉज दे ऑब्वियसली वांट सम इंटरेस्ट इन देयर ओन लाइफ, अपने ही कुछ फायदों को पूरा करने के लिए दे आर गेटिंग इनटू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, राइट। प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शन, अर्लियर जो है वो पेरेंट्स दे वर द सोल अथॉरिटी, जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी कि मेल्स का पार्टनर या फीमेल्स का पार्टनर जो है वो कौन बनेगा। लेकिन आज के समय में ये जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है, इसमें फैमिली का जो से है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है,
फॉर्म्स ऑफ मैरिज चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो है वो टाइम के साथ निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि पॉलीगमी जो पहले के जमाने में काफी ज्यादा प्रेवलेंट रहती थी, उसकी जगह मोनोगमी अब ज्यादा पॉपुलर हो गई है। और लीगल सेंक्शन भी अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स ऑफ इंडिया जो है वहां पर मोनोगमी को प्रेफर किया जाता है, लीगल माना जाता है, एंड पॉलीगमी को वहां पर इलीगल माना जाता है एक्सेप्ट फॉर सम रिलीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज अब कम हो गई है। पहले के जमाने में उम्र के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा था कि मैरिज हो रही है तो क्या मेल और फीमेल की एज होनी चाहिए, ब्राइड और ग्रूम की, लेकिन अब जो है वो एज को लीगली हमने कैप कर दिया है, दैट देयर इज अ मिनिमम एज जिसके नीचे आपकी जो मैरिज है वो इलीगल होगी। तो हम फीमेल्स की और मेल्स की एज भी डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैरिज हो गया है। पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दे वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज। व्हेनेवर मैरिज वाज हैपनिंग तो उसमें मेल की मतलब ग्रूम की तरफ से या ब्राइड की तरफ से अलग अलग कल्चर्स में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती थी, लेकिन वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन धीरे धीरे जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है और मैरिज की स्टेबिलिटी भी अब चेंज हुई है। ट्रेडिशनल टाइम्स में मैरिज स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी, आज के समय में मैरिज स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, और विमेन और मेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हम मैरिज को डिसॉल्व करने के जो रेट्स हैं, डाइवोर्स करने के जो रेट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। दीज आर द चेंजेस व्हिच हैव बीन ब्रॉट इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एंड दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज इवॉल्व्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड हैज अडैप्टेड टू द चेंजेस इन सोसाइटी। राइट, ये हमारा सिंपल सा कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अगेन प्रीवियस ईयर्स के अगर हम एग्जाम्स को देखते हैं एचपीएस के, तो ये कम्युनलिज्म का जो टॉपिक है वो कई बार पूछा गया जीएस1 के पेपर में, तो यहाँ भी क्वेश्चन कम्युनलिज्म से पूछा हमने। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के आगे दो माइक्रो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉजेज क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि हम आजादी के बाद के इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस के इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनलिज्म भारत में क्यों बढ़ रहा है, उसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद आपको सजेस्ट करना है, ये सेकंड आपका माइक्रो क्वेश्चन है, टू इफेक्टिव मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हम रोकेंगे कैसे, क्या इसके मेजर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने कम्युनलिज्म की डेफिनेशन यहां पर देने की कोशिश की। एक कोट राम आहूजा का लिख दिया, दैट एंटागोनिज्म प्रैक्टिस बाय मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। राइट, और फिर अपनी डेफिनेशन में लिख दी कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है कम्युनलिज्म, जिसमें बोला जाता है कि कल्चरल रिलीजियस डिफरेंसेस जो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में है, जब वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, नाउ रिलीजियस आइडेंटिटी सुपरसीड द नेशनल आइडेंटिटी। अब जैसे भारत के अंदर देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज, अब वहां पर अगर कम्युनल आइडेंटिटी कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुस्लिम हूं, या मैं जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाला हूं, मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाला हूं, और इसीलिए हम इंडियंस की तरह आइडेंटिफाई ना करके अपनी कम्युनिटी के तौर पे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो चीज जो है वो आपका कम्युनलिज्म बन जाती है। ठीक है, द अवेयरनेस ऑफ सोशल रिलीजियस आइडेंटिटीज हेल्प इन डिमार्केटिंग द सोशल टेरिटरी इनटू सेक्रेड, फ्रेंडली और न्यूट्रल एंड हॉस्टाइल। कि दो कम्युनिटीज के बीच में जो रिलेशंस होंगे वो फ्रेंडली होंगे या नॉन फ्रेंडली होंगे, हॉस्टाइल होंगे, ये सारी चीजें जो है वो हमारे कम्युनल आइडेंटिटीज से डिसाइड होने लगती हैं। राइट, सो इट इज देयरफॉर आर्ग्यूड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ इंटरैक्टिव पैटर्न्स। अब यहां पर कॉजेस क्या है, कॉजेस क्या है कम्युनलिज्म को इंडिपेंडेंट इंडिया में आने के। अब यहां पर भी देखिए, जैसे मैंने ग्राफिक के थ्रू यहां पर कम्युनलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करती है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपके पास स्कोप है कि आप कम्युनलिज्म को डिटेल में जाकर यहां डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कॉमन आइडेंटिटी से ज्यादा इंडिविजुअल कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसकी वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में रिफ्ट आता है, और उसके साथ जो कॉमन आइडेंटिटी है उससे बढ़कर के आपकी जो कम्युनल आइडेंटिटी बन जाएगी, तो आपका कम्युनलिज्म जो है वो वहां पर जनरेट हो जाएगा। अब इसके कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस, वेरी सिंपल कि पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल आइडेंटिटीज को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि वो डिवीजन क्रिएट कर सके सोसाइटी में, और डिवीजन क्रिएट करके वो जो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी है वो अपना सके। राइट, दैट वी पिच वन कम्युनिटी अगेंस्ट अदर, और उसके बदले में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक एक कम्युनिटी को पकड़ के अपने वोट्स को वहां पर बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस कैसे होते हैं, अनइवन डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में, कुछ कम्युनिटी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है, कुछ उतना प्रॉस्पर नहीं कर पा रही है, पॉवर्टी है, क्लास डिविजन्स है, और ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने से ज्यादा कम्युनल आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करने को मजबूर करते हैं।
राइट और इससे मैनिपुलेशन इजी हो जाता है, दे आर वल्नरेबल टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। तो ये लोगों को मैनिपुलेट करना इजी हो जाएगा कि आपकी कम्युनिटी गरीब है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटी, और उसका कारण क्या है कि दूसरी कम्युनिटी इज हॉस्टाइल टू यू, इट इज योर एनिमी, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इकोनॉमिकली डेवलप्ड, राइट। अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि आपको इसलिए जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के लोग आके जॉब्स कर रहे हैं और आपको जॉब्स नहीं दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल कॉजेस वहां पर जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल अगेन, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल है। 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स पॉलिटिकल एजेंडा से फ्यूल हुए। उसके बाद एग्जांपल क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने स्टडी किया दैट पर कैपिटा मुस्लिम एक्सपेंडिचर जनरेट्स अ लार्ज एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फ्यूचर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर हम पर कैपिटा मुस्लिम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ता है। हिंदू एक्सपेंडिचर्स में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इट्स अ नेगेटिव और नो इफेक्ट। तो ये बता रहा है कि हिंदू मुस्लिम वायलेंस जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, उसमें अगर आप अपीजमेंट करने की कोशिश करते हो तो दोनों साइड्स में जो रिफ्ट्स हैं वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, राइट। नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉजेज रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉजेज तो ऑब्वियसली है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हमारी हिस्ट्री है जिसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे आज के प्रेजेंट को। तो हमने यहां पर लिख दिया कि जो हिस्टोरिकल बायसेस हैं अगेंस्ट वन कम्युनिटी, तो हिस्टोरिकल बायसेस की वजह से आज के समय भी जो लोग हैं वो कम्युनल होने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। जैसे कि बाबरी का केस है, 92-93 में बाबरी डेमोलिशन हुआ, फिर बॉम्बे राइट्स हुए, फिर गोधरा का जो कांड हुआ, फिर बॉम्बे राइट्स हुए। तो ये जो सारी चीजें थी इसका रूट कहां था? इसका रूट था हिस्ट्री में, कि कभी बाबर आया, उसने मंदिर तोड़ा, उसने मस्जिद बनाई, फिर हमने मस्जिद तोड़ी, हमने वहां मंदिर बनाया। तो ये हिस्ट्री से चलते हुए आ रही प्रॉब्लम्स हैं जो आज के हमारे प्रेजेंट को भी इंपैक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर बात आती है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज ऑब्वियसली हैं सोसाइटी में हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो सोचने के तरीके हैं वो कई बार आपस में मेल नहीं खाते। तो सोशल चेंजेस की वजह से भी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। जैसे कि एंटी सिख राइट्स हुए 1984 में, तो उसमें क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट विच हैपेंड, हमने एक कम्युनिटी को टारगेट किया बहुत सारे लोगों ने, और एंटी सिख राइट्स वहां पर जो है वो पैदा हो गए। तो ये सोशल कॉज बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी होते हैं कि अगर ऐसा होगा कि किसी एक कम्युनिटी को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली एनिमिटी वाली फीलिंग आएगी वहां पर। इसी के साथ अगर कम्युनल टेंशन जनरेट हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टेकिंग एक्शंस, तो उसकी वजह से भी जो है दोबारा से दिक्कतें हो सकती है। जैसे भागलपुर राइट्स हुए थे तो पुलिस एट्रोसिटी हुई, पुलिस एट्रोसिटी हैपेंड ऑन वन कम्युनिटी, राइट। वन कम्युनिटी वाज प्रोटेस्टिंग और पुलिस ने उसके खिलाफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, और उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया दैट पुलिस इज एक्चुअली हेल्पिंग द अदर कम्युनिटी एंड दैट इज व्हाई कम्युनिटीज के बीच में राइट स्टार्ट हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से या अब्यूज ऑफ पावर की वजह से भी इट कैन स्टार्ट, राइट। फिर बात आ जाती है डोमिनो इफेक्ट की। रोल ऑफ फॉरेन फोर्सेस भी रहता है। रोल ऑफ फॉरेन फोर्सेस रहेगा तो उसकी वजह से भी इंडिया की जो सोसाइटी है उसके ऊपर आप इंपैक्ट देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट कम्स योर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। आप सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए, जैसे पीस कमेटी है, नई स्ट्रेटजीज बनाइए, फेक न्यूज को और प्रोवोकेशन के जो तरीके होते हैं उसको आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एजुकेशन के ऊपर इंफोसिस दीजिए, एजुकेशन ऐसी दीजिए लोगों को ताकि वो लोग मोटिवेट ना हो इस तरीके के कामों में घुसने के लिए। एंड प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो रहना चाहिए बाय द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, जो सरकार की तरफ से बनाई गई इंस्टीट्यूशन है, राइट, टू कंट्रोल हार्मनी। So these are the different ways through which we can control the problem of communalism in India. So this is all which I had to discuss with you in this particular session. मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।